हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू देन क्लास 98। हम लोग वार्षिक परीक्षा 2026 क्लास 9 का मैथमेटिक्स का पेपर जो है पूछा गया है पेपर उसको सॉल्व कर रहे हैं। तो पिछले क्लास में हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का 56 नंबर क्वेश्चन तक हम बता चुके थे। 56 नंबर क्वेश्चन तक बता चुके थे पिछले क्लास में, पिछला वीडियो में। और इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव को समाप्त करेंगे, इसमें ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करेंगे, इसके बाद सब्जेक्टिव को सॉल्व करेंगे। तो 56 नंबर क्वेश्चन तक सॉल्व कर चुके थे। 56 का ये होगा, ठीक है। 57 का कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी में यदि माध्यिका बी बराबर है माध्यिका सी एफ तो त्रिभुज ए बी सी होगा। तो त्रिभुज ए बी सी में दो माध्यिका बराबर है बी और सी एफ, तो इसलिए प्रमेय से दो भुजा भी बराबर होगा। क्योंकि माध्यिका दो को बराबर है तो दो भुजा बराबर होगा, तो दो भुजा बराबर हो जाएगा तो त्रिभुज ए बी सी क्या हो जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज। ये 57 का बी राइट आंसर, ठीक है। 58 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस आकृति में विकर्ण बराबर होते हैं? किस आकृति में विकर्ण बराबर होते हैं? तो आयत के विकर्ण बराबर होते हैं, बाकी सबके विकर्ण बराबर नहीं होते। तो ये आपका 58 का ये हो जाएगा, आयत के विकर्ण बराबर होते हैं। 59 कह रहा है कि एक वृत्त के लघु त्रिज्य खंड में बनने वाला कोण होता है। एक वृत्त के ये आपका है सेंटर है, इसका लघु त्रिज्य खंड जो है, लघु त्रिज्य खंड, ये लघु त्रिज्य खंड में बनने वाला कोण क्या होता है, क्या होगा, ये आपका ये अधिकोण होगा, ठीक है। ये अधिकोण हो जाएगा। ये आपका लघु त्रिज्य खंड, लघु त्रिज्य खंड है। ये आपका दीर्घ त्रिज्य खंड है। तो दीर्घ त्रिज्य खंड में यदि पूछेगा तो ये आपका न्यून कोण हो जाएगा, ठीक है, दीर्घ वाला। लेकिन लघु पूछ रहा है तो लघु त्रिज्य खंड में बनने वाला कोण जो होगा, लघु त्रिज्य खंड, ये लघु त्रिज्य खंड में बनने वाला कोण ये अधिकोण होता है, ठीक है। ये अधिकोण होगा, ये आपका 59 का ये हो जाएगा। 60 क्वेश्चन कह रहा है कि एक समचतुर्भुज की आसन भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने से बनी आकृति कहलाती है आयत कहलाती है, ठीक है। इसको हम अभी क्लास 9 थी एक्सरसाइज 9B में अभी हम इसको पढ़ा रहे हैं। पिछले 2-4 दिन के पहले हम इसका वीडियो बनाए हुए हैं, आप जाकर देख सकते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज 9B का 12 नंबर क्वेश्चन है, 12 का सी और डी है शायद। तो इसमें ये आपका हो जाएगा आयत होगा। एक समचतुर्भुज के आसन भुजा के मध्य बिंदु से मिलाने वाली बनी आकृति आयत कहलाती है। इकसठ कह रहा है कि एक चतुर्भुज के 3 कोण दिया है, इसका चौथा कोण। तो चतुर्भुज के चारों कोण का योग 360 डिग्री होता है। 3 कोण दिया हुआ है, तीनों कोण को जोड़ लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 7 4 11 2 7 4 11 2 13 का 3 हाथ में लगल 1 1 1 2 9 2 11 8 19 के 9 हाथ में लगल 1 और 1 1 2 293 डिग्री हुआ तीनों कोणों का योग। इसको 360 डिग्री में से घटाएंगे तो 10 में से 3 जाएगा कितना, 7 जाएगा, 7 होगा। इसके बाद 15 में से 9 जाएगा, 6 हो जाएगा, तो 67 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा। 61 का सी हो जाएगा, ठीक है। 7 4 11 7 18 2 20, ठीक है, 67 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा। 62 कह रहा है कि यदि ए और बी भुजाओं वाले समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल P है तथा ए और बी भुजाओं वाले आयत का क्षेत्रफल Q है, तो क्षेत्रफल किसका बड़ा छोटा होगा यह ज्ञात करना है। तो मान लीजिए समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार गुना में ऊंचाई होता है। तो समांतर चतुर्भुज किस प्रकार बनता है, इस प्रकार आपका ये हो गया समांतर चतुर्भुज, ठीक है। ये समांतर चतुर्भुज है, इसका जो है यदि ए और भुजाओं वाले समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल P है, तो मान लेते हैं कि यह ए है, यह ए है, इसका लंबाई ए है और इसका लंबाई B है। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आधार गुना ऊंचाई। तो आधार तो मान लीजिए कितना हो गया, B हो गया आधार, और ऊंचाई के लिए हमको यहाँ से लंब खींचना पड़ेगा। तो ऊंचाई के लिए यहाँ पर लंब खींचे तो यह जो है ए से क्या हो जाएगा, ए से छोटा होगा, ठीक है। यह जो लंब है मान लेते हैं कि ए बी लंब जो है, ए बी लंब है, यह ए से छोटा होगा, ए से छोटा होगा, ए बी जो है ए से छोटा होगा। तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, ए गुना में बी, ठीक है, ए गुना में बी। लेकिन आपका जो ये लंब है ए से छोटा है, तो यहाँ पर हो जाएगा ये छोटा ए से जो छोटा है, ए से छोटा है गुना में बी होगा। वही आयत का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, लंबाई गुना चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा ये ए है, ये बी है, तो ए गुना में बी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो है आधार गुना ऊंचाई जो है
तो आधार तो बी है लेकिन ऊंचाई जो है ए है वह छोटा है, यानी कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल छोटा होगा, तो इसलिए पी छोटा होगा क्यू से, पी छोटा होगा क्यू से, पी छोटा होगा क्यू से। बी आपका ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर, पी छोटा हो जाएगा क्यू से। आयत का क्षेत्रफल बड़ा होगा समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल से। 63 है कि यदि त्रिभुज ए बी सी कॉन्ग्रुएंट सर्वांगसम है त्रिभुज पी क्यू आर के, तो कोण बी, यहाँ पर देखिए ए बी सी है, ए बी सी और त्रिभुज जो है पी क्यू आर सर्वांगसम है, तो कोण बी किसके सर्वांगसम होगा, क्यू आर के। ए को शुरुआत की है इस क्रम में ए बी सी, उसी तरह से पी क्यू आर को शुरुआत करेंगे इस क्रम में पी क्यू आर, तो आपका कोण बी बराबर हो जाएगा कोण क्यू के। बी 63 का बी हो गया। 64 कह रहा है कि दो सरल रेखाएं पी क्यू और आर एस एक दूसरे को ओ बिंदु पर काटती है। पी क्यू और आर एस जो है, पी क्यू है ये और आर एस जो है ओ बिंदु पर काट रही है, तो यदि कोण पी ओ आर, कोण पी ओ आर, यह कोण पी ओ आर प्लस कोण आर ओ क्यू, यह कोण प्लस कोण पी ओ एस, कोण पी ओ एस, यह कोण का जोगफल 272 डिग्री है, तो कोण क्यू ओ एस निकालना है, यानी कि यहाँ पर चारों कोणों का योग कितना हो जाएगा, चारों कोणों का योग 360 डिग्री है और तीन कोणों का योग दिया है 272, इसको 360 में से 272 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 272 घटाएंगे तो 10 में से 2 जाएगा 8, 15 में से 7 गया 8, 88 डिग्री आंसर हो जाएगा 64 का बी। 64 का बी हो गया। 65 देखते हैं, 65 क्वेश्चन है। पैंसठ नंबर क्वेश्चन है कि त्रिभुज डी ई एफ में, त्रिभुज डी ई एफ में, एक मिनट, त्रिभुज डी ई एफ में कोण डी बराबर ये 60 डिग्री दिया हुआ है, कोण ई बराबर 80 डिग्री दिया हुआ है। कोण ई और कोण एफ के अर्धक के बिंदु ओ पर मिलते हैं। कोण ई और कोण एफ के जो अर्धक हैं यह जो है बिंदु ओ पर मिलते हैं, तो कोण ई ओ एफ यह कोण ज्ञात करना है, यह कोण ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए ये 60 डिग्री है और ये 80 डिग्री है, तो त्रिभुज के तीनों कोण का जो 180 डिग्री होता है, तो यहाँ पर 80 या 60 दोनों त्रिभुज डी ई एफ में कोण डी और कोण ई दिया हुआ है, तो कोण एफ कितना हो जाएगा, ये 80 60 140 हो गया, तो ये जो कोण एफ है ये 40 डिग्री हो जाएगा, पूरा कोण एफ जो है यह 40 डिग्री हो जाएगा। और इसका कोण ई और एफ का अर्धक यानी कि इसका आधा, तो इसका आधा यह कोण जो होगा, यह कोण 80 का आधा 40 हो जाएगा और एफ का आधा 20 डिग्री हो जाएगा, तो 40 20 ये आपका 60 हो गया। और फिर त्रिभुज ई ओ एफ में देखिए, तो त्रिभुज के ई ओ एफ के तीनों कोणों का जो 180 डिग्री होगा, तो ये आपका 40 20 60 हो गया, तो बच गया कितना 120, 180 के लिए कितना चाहिए 120, तब जाके 180 हो गया, तो ये आपका ई ओ एफ हो जाएगा 120 डिग्री। 65 का सी। चतुर्भुज के सभी कोणों का योगफल क्या होता है, 360 डिग्री होता है। ये आपका ये चतुर्भुज के सभी कोणों का योगफल 360 डिग्री होता है, सभी लोग जानते हैं। 67 को रहा है कि यदि एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज एक ही आधार पर हैं, एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज जो है, और एक समांतर चतुर्भुज, ये समांतर चतुर्भुज हो गया और ये आपका त्रिभुज हो गया, त्रिभुज एक ही आधार पर है, यानी कि एक ही आधार पर है तथा एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित है, तो त्रिभुज और समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं प्रमेय के आधार पर कि समांतर चतुर्भुज का जो विकर्ण होता है वो दो सर्वांगसम त्रिभुजों में बांटता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, त्रिभुज और समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफलों का अनुपात, तो त्रिभुज का ये आपका समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होगा 2 गुना त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। सर्वांगसम होता है दोनों त्रिभुज, सर्वांगसम समांतर चतुर्भुज का जो विकर्ण होता है वह जो है समांतर चतुर्भुज को 2 सर्वांगसम त्रिभुजों में बांटता है, यानी कि यह सर्वांगसम त्रिभुज है इस तो यह दोनों सर्वांगसम हो जाएगा। तो हमको इस त्रिभुज का और पूरा चतुर्भुज का अनुपात याद करना है, तो क्या हो जाएगा 1:2 हो जाएगा, 1:2 हो जाएगा। 68 है कि 2 बिंदुओं से कितनी रेखाएं खींची जा सकती है, 2 बिंदुओं से कितनी रेखाएं खींची जा सकती है, यहाँ पर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है, आपका हो जाएगा डी हो जाएगा 68 का डी।
69 कह रहा है कि अर्धवृत्त का कोण कितने समकोण के बराबर होता है। तो अर्धवृत्त का जो कोण होता है वह 2 समकोण के बराबर होता है। ये अब अर्धवृत्त है तो अर्धवृत्त पर बना कोण किस, यह जो कोण होगा अर्धवृत्त का कोण जो होगा कितने 180 डिग्री होगा। 180 डिग्री को क्या कहते हैं, 2 समकोण कहते हैं। तो आपका 2 हो जाएगा। पाइथागोरस निम्नलिखित में से किसका छात्र था। तो पाइथागोरस जो है वो थेल्स के छात्र थे। पाइथागोरस जो है थेल्स के छात्र थे। आपका 70 का बी हो जाएगा। एक पिरामिड के पार्श्वफलक है। एक पिरामिड का जो पार्श्वफलक जो होता है हमेशा त्रिभुज होता है। ठीक है, एक पिरामिड का जो पार्श्वफलक होगा वो हमेशा त्रिभुजाकार होता है। अब देखिए त्रिभुज ABC में कोण ए कोण बी दिया है, कोण सी निकालना है। तो कोण ए और कोण बी को जोड़िए तो कितना हो जाएगा 7 3 10 का 0, 7 3 10 का 0, हाथ में लगल 1, 6 6 12 1 13, 130 डिग्री होगा दोनों का जोड़। और कोण सी कितना हो जाएगा 130 डिग्री होगा, 130 डिग्री। और 180 में से कोण सी घटाएंगे तो 180 में से 130 जाएगा कितना हो जाएगा 50 डिग्री। 72 का बी हो गया। 73 कह रहा है कि यदि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 176 वर्ग सेंटीमीटर एवं विकर्ण 22 सेंटीमीटर है तो दूसरा विकर्ण क्या होता है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है पहला विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण। तो एक विकर्ण दिया है 22 तो दूसरा विकर्ण ज्ञात करना है। तो D2 बराबर क्या हो जाएगा 176 बटा में 176 बटा में 22 हो जाएगा। इसको कटाएंगे तो 11 दूनी का 22 हो जाएगा और इसको एक बार में जाएगा 11 छक्का 66, 2 8 16। तो दूसरा विकर्ण हो जाएगा 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। 22 8 क्या होता है 176। निम्नलिखित में से 74 है कौन सी अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या जो कि एक और स्वयं से कटे उसको अभाज्य संख्या कहते हैं। तो यहाँ पर जो है 5 जो है अभाज्य संख्या है, बाकी जो है एक और स्वयं को छुड़ाकर भी कट पूरी तरह से भाग लगेगा इसमें। 75 है किसी घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रमशः एल बी और एच हो तो उसका विकर्ण हो जाएगा √L² प्लस B² प्लस H²। किसी घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 216 वर्ग सेंटीमीटर है तो इसके कोर की लंबाई क्या है। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 6A² बराबर है 216। तो A² बराबर कितना हो जाएगा 216 बटा में 6 यानी कि 36। तो A बराबर हो जाएगा √36 6 सेंटीमीटर। 76 का बी हो गया। 76 का बी हो गया। 77 क्वेश्चन है कि घनाभ में कितने आयताकार पृष्ठ होते हैं। तो फलक कितने होते हैं घनाभ में 6 फलक होते हैं, 6 आयताकार पृष्ठ होते हैं घनाभ में। 22 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। पाई आर का मान कितना हो जाएगा, व्यास दिया हुआ है तो आर का मान हो जाएगा d/2 11 हो जाएगा। तो पाई गुना में r², 11 गुना 11, तो ये आपका हो जाएगा पाई में दिया हुआ है 11 11 कितना हो जाएगा 121 पाई सेंटीमीटर में है तो 121 हो जाएगा, 121 पाई वर्ग सेंटीमीटर। 79 है कि दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात जो है इतना है तो उसके त्रिज्याओं का अनुपात क्या हो जाएगा 100 बटा में 21 है तो r² r1 पाई r² होता है तो पाई पाई तो कट जाएगा r1² बटा में r2²। तो r1² बटा में r2² बराबर कितना है 100 बटा में 121 है तो r1 बटा में r2 √अंडर हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 10:11 हो जाएगा। यदि किसी लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल πr² वर्ग इकाई हो और ऊंचाई h इकाई हो तो इसका आयतन कितना हो जाएगा πr² h होगा, πr² h घन इकाई हो जाएगा। आपका 80 का ए हो जाएगा। ठीक है, 80 का ए हो जाएगा। 81 है कि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है, इसका परिमाप क्या होगा। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3 बटा में 4 a², √3 बटा में 4। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3 बटा में 4 a² बराबर कितना है 64√3 है। तो आपका √3 तो कट गया और a² बराबर हो जाएगा 64 गुना में 4। तो a बराबर कितना हो जाएगा √अंडर करेंगे तो ये हो जाएगा 8, इसका रूट हो जाएगा, इसका 2 हो जाएगा तो a बराबर हो जाएगा 16। a बराबर 16 हो गया तो इसका परिमाप ज्ञात करना है। समबाहु त्रिभुज का एक भुजा निकल गया 16, तो सभी भुजा कितना हो जाएगा 16 के बराबर हो जाएगा। तो 16 तिया 48, ठीक है 48 सेंटीमीटर हो जाएगा। 81 82 है कि a सेंटीमीटर आधार की त्रिज्या एवं 20 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले शंकु का आयतन। उसका शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई r² h होता है। तो 1/3 पाई r का मान कितना है आधार की त्रिज्या, a सेंटीमीटर आधार की त्रिज्या है पाई r² यानी कि a² ऊंचाई है b
तो हो जाएगा बी। ठीक है, तो 1/3 पाई ए स्क्वायर बी घन सेंटीमीटर। ठीक है, 1/3 पाई ए स्क्वायर बी घन सेंटीमीटर। 82 का बी हो जाएगा। 83 कह रहा है कि एक शंकु की ऊंचाई 16 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है, तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई क्या होगा। यहाँ पर ऊंचाई दिया हुआ है और त्रिज्या दिया हुआ है, तो यहाँ पर जो शंकु एक बना लीजिए क्लियर करने के लिए। तो ये जो शंकु है इसका जो है आधार के त्रिज्या जो है 12 सेंटीमीटर, यह जो है 12 सेंटीमीटर है त्रिज्या, और ऊंचाई 16 सेंटीमीटर, ये 16 सेंटीमीटर, ये 16 सेंटीमीटर है। तो तिर्यक ऊंचाई कर रहा है, यह तिर्यक ऊंचाई होता है एल बराबर क्या होता है √r² प्लस एच स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर, इसको करेंगे तो 12 क्या हो जाएगा 144 और प्लस 16 16 256। इसको जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा 200 300 400 हो जाएगा। 6 4 10 के 0 हाथ में लगल 1 5 4 9 10 1 2 1 3 1 400, तो √400 बराबर क्या हो जाएगा 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। 83 का ए। 84 है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अर्धगोले का जो है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कह रहा है कि निकालना है, तो अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3πr²। 3πr²। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय का क्षेत्रफल होता है 2πr² और तल पृष्ठीय क्षेत्रफल πr²। तो इस प्रकार कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 3πr² बराबर कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर त्रिज्या है, तो आपका हो जाएगा 3 गुना में पाई, तो ठीक है इसी तरह दिया हुआ है πr², तो r का मान है 6 सेंटीमीटर, तो 6 का स्क्वायर यानी कि 36, तो 3 गुना में 36 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, तो 36 108 हो जाएगा। तो 84 को हो जाएगा सी 108 पाई वर्ग सेंटीमीटर। 84 हो गया। 85 देखते हैं। 8 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन होगा, तो घन का आयतन क्या होता है एक क्यूब होता है, एक क्यूब करेंगे 8 का क्यूब करेंगे तो 8 8 64 8 512 घन सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, 64 8 कितना होता है 8 चौके 32 का 2 हाथ में लगल 3 8 6 48 3 51। ठीक है, 512 हो जाएगा वर्ग सेंटीमीटर। यदि दो घनों के कोरों का अनुपात 2:3 है तो इनके पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a² हो जाएगा। तो कोर का दिया है अनुपात, तो a² का अनुपात कितना हो जाएगा 4:9 हो जाएगा। बी आपका आंसर हो जाएगा 86 का बी। यदि एक शंकु और एक बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई समान हो तो उनके आयतनों का अनुपात क्या होता है। तो शंकु का आयतन होता है 1/3 πr²h। ठीक है, और बेलन शंकु पहले है और बेलन बाद में है, तो उनके आयतनों का अनुपात, तो बेलन बाद में है तो बेलन का आयतन कितना, बाद में वाला को नीचे रखते हैं, पहले वाला को ऊपर और बाद में वाला को नीचे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा कट जाएगा 1:3 हो जाएगा। ठीक है, तो बी हो जाएगा 87 का बी हो जाएगा 1:3 हो जाएगा। एक गोला का आकार क्या होता है, गोला का जो आकार होता है वो 3 डायमेंशनल होता है गोला का आकार, तो इस प्रकार क्या होता है ये 3 डायमेंशनल होता है। 88 का बी होगा, 88 का बी हो जाएगा। 89 है कि 14 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त की परिधि, तो वृत्त का परिधि क्या होता है 2πr, 2π गुना में r बराबर क्या हो जाएगा व्यास से 14, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा 22/2 7 हो जाएगा 7, तो इसको मान रखते हैं 22/7 हो जाएगा, तो 7 7 22 दूनी 44 हो जाएगा। 44 सेंटीमीटर आपका हो जाएगा वृत्त की परिधि 44 सेंटीमीटर 2πr। 90 है कि यदि ABC त्रिभुज की भुजाएं हैं और एस अर्ध परिमाप है, एस बराबर a + b + c/2, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √s × s - a × s - b × s - c है आपका, ये फार्मूला ही है। 90 का सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस आंकड़े का माध्यिका तथा बहुलक समान है। ठीक है, तो माध्यिका तथा बहुलक समान है किसका, तो यहाँ पर देखेंगे इसका माध्यिका जो बीच में आया इसको पहले आरोही क्रम में सजा लिए, तो ठीक है आरोही क्रम में ही है 4 4 5 सब आरोही क्रम में ही है, सजाना नहीं है। ठीक है, सजा कर दिया हुआ है। अब केवल माध्यिका निकालना है और बहुलक निकालना है। तो माध्यिका जो है बीच वाले को माध्यिका कहते हैं, तो इसका माध्यिका क्या हो जाएगा 4, और बहुलक जो ज़्यादा बड़ा है तो 4 जो है
माध्यिका हो जाएगा, और 4 ज़्यादा भी है क्योंकि 4 2 बार आया है, 5 1 बार आया है, तो बहुलक भी इसका 4 है और माध्यिका भी 4 है, तो ये आपका 91 का ए हो जाएगा। और सब में देख लीजिए, तो इसका माध्यिका तो 5 है लेकिन इसका बहुलक क्या है, 4 है, क्योंकि 4 ज़्यादा बार आया है, तो यहाँ ई नहीं हो जाएगा। इसके इसी तरह से यहाँ पर माध्यिका 6 है और 7 इसका बहुलक है क्योंकि 7 2 बार आया है, ठीक है, तो यहाँ भी ये भी नहीं हो जाएगा। यहाँ पर माध्यिका 4 है और इसका बहुलक 3 है क्योंकि 3 ज़्यादा बार आया है, 2 बार आया है, तो 91 का ये हो जाएगा। 92 कह रहा है कि यदि x1 x2 xn का माध्य x बार है, ठीक है, तथा y1 y2 y1 का माध्य y बार है, तो x1 x2 x3 सबको मिला देंगे, इसका माध्य क्या हो जाएगा, तो x बार का इतना का माध्य क्या है, x1 है, x बार है और इतना का माध्य है y बार, तो y बार हो गया, तो बटा में 2 हो जाएगा, x + y बटा में 2, बी आपका 92 का बी होगा। 93 देखते हैं। 93 में है कि आंकड़े जो है 11 10 13 का बहुलक, यानी कि बहुलक मतलब होता है कि कौन ज़्यादा बार आया है, बहुत बार जो आया है उसको बहुलक कहते हैं। 11 देखिए तो कितना बार आया है, 11 आया है 1 2 बार आया है, 11 2 बार आया है। 10 देखिए तो 10 1 बार आया है, 10 1 बार आया है। 13 देखते हैं तो 13 1 2 3 बार आया है, 13 3 बार आया है। इसके बाद क्या है, 14 भी 1 बार आया है, 15 भी 1 बार आया है, 14 भी 1 बार और 15 भी 1 बार आया है, तो 13 3 बार आया है, तो इसका बहुलक क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। इसका बहुलक 93 का सी आंसर, ठीक है। वर्ग 90 110 का वर्ग चिन्ह, इसको घटाएंगे तो 110 में से 90 20 हो जाएगा, 94 का हो जाएगा 20। यदि किसी आंकड़ा का उच्चतम मान 85 है तथा परिसर 20 है तो निम्नतम मान क्या होगा, 85 में से 20 घटा देंगे 65 हो जाएगा आंसर। वर्ग अंतराल 40 50 का वर्ग माप क्या है, तो 10 हो जाएगा, इसका वर्ग माप 50 - 40 10। 2 पासों के उछालों में संभव परिणामों की संख्या क्या है, एक पासा में 6, तो 2 पासा में क्या हो जाएगा, 6 × 6 36 हो जाएगा आंसर। निम्न में से कौन सी घटना की प्रायिकता हो सकती है, किसी घटना की प्रायिकता कौन सी हो सकती है, तो प्रायिकता जो होगा 1 या 1 से कम होगा, 1 या 1 से कम होगा, 1/2 होगा चाहे 1 होगा, ठीक है, और निगेटिव तो होगा नहीं, ठीक है, निगेटिव नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या है, 1.5 है ये, तो 3/2 जो कि 1 से ज़्यादा हो गया, तो ये भी नहीं होगा, ये भी 1 से ज़्यादा है, ये नहीं, डी हो सकता है, यानी कि 100% जो हो सकता है, तो 98 का डी हो जाएगा, 98 का डी हो गया। 99 सेकेंड लास्ट क्वेश्चन इसका, तो एक सिक्का उछालने पर चीत आने की प्रायिकता, सिक्का उछालने पर उसका द्वय प्रयोग हो जाएगा 2 और सिक्का उछालने का 1/2 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, 99 का ए हो जाएगा। एक पासे की फेंक में संख्या 5, पासा का फेंक में संख्या 5 के आने की प्रायिकता, तो पासा फेंकते हैं तो कितना 6 होता है द्वय प्रयोगिक संख्या, और 5 आने की प्रायिकता क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो 1/6 हो जाएगा आपका, ये 100 का सी हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग जो है इसमें 100 नंबर तक सॉल्व कर लिए। यहाँ इस क्लास में 57 से लेकर 100 तक सॉल्व किए। पिछला क्लास में हम 1 से 56 तक सॉल्व किए थे और इस क्लास में 1 से 57 से 100 तक का आपका आंसर बता दिए। आप लोग मिलान कर लीजिएगा। अब अगले क्लास में जो है लघु उत्तरीय प्रश्न को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।